Hello guys, welcome to my channel. Today we continue the chapter Sector of the Indian Economy chapter 2 क्लास 10th। एक्चुअली जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो लेट्स बिगिन विद दी फॉर मतलब उसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ द स्मॉलर फार्मर लक्ष्मी owing about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियसली पढ़ रहे थे वो था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसको हम लोग अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है लक्ष्मी की, जो कि 2 हेक्टेयर लैंड पे जो कि अनइरिगेटेड है। अनइरिगेटेड यानी कि उसमें पानी वगैरह तो वो कहते हैं ना, जिसमें पानी डालते तो ज़मीन अच्छी हो जाती, फर्टाइल हो जाती, तो वैसा खेत है जिसमें वो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर पानी के लिए। मतलब उसके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बारिश पे डिपेंड करती है, जिसको अपनी क्रॉप उगानी जो है ज्वार और अरहर। ऑल 5 मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली वर्किंग इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर्स। पूरे साल उनकी फैमिली उसी प्लॉट पे काम कर रही होती है। वाई, क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा काम ही नहीं है, सीधी सी बात। यू विल सी दैट एवरी वन इज़ वर्किंग, नॉन रिमेन आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। तो उसमें जितनी भी उसकी फैमिली होती है वो सब उसी ज़मीन पे काम कर रही होती है, जिससे कि जो लेबर इफेक्ट है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ईच वन इज़ डूइंग सेम वर्क बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड। सब लोग वही काम कर रहे हैं बट सब लोग उधर एम्प्लॉयड, हम कहें कि सब लोग की ज़रूरत है वहाँ पे, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। तो वहाँ पे सब लोग काम कर रहे होते हैं बट अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कि वहाँ पे सबका काम डिवाइड है यार। तो जैसे कि अब एक इंसान है, उसी को पानी डालना होता है, उसी को सिंचाई करनी होती है, उसी को क्रॉप सोइंग करनी होती, तो वो सब काम कर सकता है, ठीक है। बट अगर वही काम डिवाइड हो जाएगा तो इरीगेशन वाला पानी डालने वाला पानी डाल के चल जाएगा, उगाने वाला उगा के चल जाएगा, काटने वाला काट के चल जाएगा, तो उनका काम जो है वो डिवाइड है, वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as underemployment, hence it is also called disguised unemployment। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऐसा एक इसमें क्या है, सब लोग एम्प्लॉयड नहीं है, सब लोग क्या अंडर, सब लोग तो नहीं बट जितनी ज़रूरत नहीं है उतने ज़्यादा लोग हैं, तो जो लोग की ज़रूरत नहीं है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। ना सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुक्रम, अब यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड के बारे में देखा जिसका नाम सुक्रम है, कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members of the family to work on his land। उसने 2-4 लेबर को एम्प्लॉय किया अपने लैंड पे काम करने के लिए। लक्ष्मीज फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू देयर वेजेस। तो जो उसकी फैमिली थी लक्ष्मी की, वो अब क्या कर सकती है, अपने ज़मीन पे भी काम कर सकती है और इस लैंडलॉर्ड की भी ज़मीन पे काम कर लेगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। Since you do not need 5 members to look after their small plot, 2 people moving out does not affect the production of their farm। अगर ऐसे लगे लक्ष्मी का 2 हेक्टेयर ही ज़मीन था, उसमें 3 लोग भी काम करेंगे तब भी काम हो जाएगा, उसमें 10 लोगों की या फिर 5 लोगों की काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 काम पे से हटा के इधर सुकरम के खेत पे काम करेंगे तब भी काम और प्रोडक्शन उतना ही होना, उस पर प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people may move to work in a factory। तो 2 लोग जो जिसमें क्या है कि इससे पता चलता है कि 5 लोग उस ज़मीन पे काम कर रहे थे, अगर 3 लोग भी करेंगे तभी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो बाकी के जो 2 लोग हैं वो क्या करेंगे, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर लेंगे। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड आल्सो यूज टू प्रोड्यूस एज मच एज दे फ्रॉम देयर लैंड। तो इससे क्या होगा, इनकी इनकम बढ़ेगी और जितना वो लोग प्रोड्यूस कर सकते थे उतना वो लोग करेंगे उस ज़मीन से, बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश भी करेंगे। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स हेयर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया।
लक्ष्मी जैसे काफ़ी सारे ऐसे ही किसान और भी हैं अपने इंडिया में. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, तो उनको अगर हम लोग दूसरा काम दे दें एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के, तो प्रोडक्शन पे कोई सफ़र नहीं करेगा. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उससे कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस चीज़ से सफ़र नहीं करेगी. द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम. बल्कि जो जो एक्स्ट्रा लोग दूसरी जगह काम करेंगे उससे क्या ही होगा, ओवरऑल इनकम ही बढ़ेगी फैमिली की, है ना. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स. तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं सफ़र कर रही हो, मतलब इसी सेक्टर में एक्स्ट्रा लोग लग रहे हो, ऐसे अदर दूसरे सेक्टर्स में भी होता है. फॉर एग्जांपल देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया वुड सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसे हज़ारों जो अपने अर्बन एरिया में देखा जाए, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब की या काम की तलाश में घूम रहे होते हैं. दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, उनको एम्प्लॉय कर दिया जाता है, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन, अदर डूइंग ओल्ड जॉब्स. ये सब काम फिर वो करने पे क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं होता. मैनी ऑफ देम डज नॉट फाइंड वर्क एवरी डे. हर किसी को हर दिन काम नहीं मिलता. सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल. दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़. तो ये सब जाहिर सी बात है, सब लोग ये सब अगर अपने इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए क्यों है, क्योंकि वो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. और उसका सबसे बड़ा फैक्टर आता है एजुकेशन. बट आज के टाइम पे आप एजुकेशन को भी दोष नहीं दे सकते हो. आज के टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटी ही कम है, क्योंकि आपने इतने सारे पढ़े लिखे लोग देखे होंगे जो अभी भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, काम है ही नहीं करने को. ठीक है, तो जो इंसान पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, तो उसमें आप मान सकते हो कि उसने छोटा मोटा काम कर लिया, डकल वगैरह लगा ली, या फिर कुछ देखोगे आप अभी मनरेगा के बारे में पढ़ोगे, उसके अंदर उसने काम कर लिया, चलेगा. बट जो यूथ पढ़ा लिखा है उसका क्या, उसके पास तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इतनी जॉब होनी चाहिए, इतनी जॉब की वैकेंसी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाए और अपना 100% दे सके. अब यहीं पे यही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. कैसे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आता है जो वैकेंसी होती है, मतलब कि काफ़ी सारी जो पेंडिंग वैकेंसी होती है ना, वो अब तक जैसे ये ज़्यादातर देखा जाता है एसएससी वगैरह की जो जॉब्स होती हैं उसमें ना काफ़ी सारी पेंडिंग वैकेंसी रह जाती है. और जिस वैकेंसी पे जैसे कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है उस पर अगर उतने लोग नहीं हैं तो जो बाकी की सीट है वो वैकेंट चल जाती है. बजाय वैकेंट जाने के उनको जनरल लोगों को दे देने चाहिए, जनरल कोटा से बच्चे वो करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं. तो खैर अभी हम देखते हैं फॉर द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यू कैन बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. जो हमने देखा, देयर आर आल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉय एट ऑल. ठीक है, इन वट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, लेट अस लुक फॉर सम ऑफ द वे. तो हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं. तो जब मैंने एक फैक्टर आपको बताया तो वो एक फैक्टर है. अब इस चीज़ के बारे में सर्च भी करना. ठीक है, अब हम इस बुक के हिसाब से देखते हैं कि इसने क्या सजेस्ट कर रखे हैं. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी के हमने बारे में पढ़ा. 2 हेक्टर उसका प्लॉट था, अनइरिगेटेड लैंड था. गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन to construct a well for her family to irrigate the land. देखो अब चीज़ पढ़ोगे ना, इसके एक फ़ायदा भी निकलता है, एक नुकसान भी निकलता है. फ़ायदा जो बोला है कि गवर्नमेंट को या फिर बैंक को लोन देना चाहिए लक्ष्मी को, ताकि वो अपने लैंड को इरिगेट कर सके और अच्छी खासी प्रोडक्शन वहाँ से ग्रो कर सके. वेल डन, हो गया. पर अगर उसने लोन ले लिया, ठीक है, ये कंसर्न चलते रहते हैं लोगों के साथ. अगर वो कोई लोग अगर अपने आप सोल्यूशन देखोगे ना तो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ पीछे पीछे आती हैं. तो अगर उसने लोन ले लिया और उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो किस में चल जाएगी, कर्ज में चल जाएगी. और कर्ज इतना बढ़ जाता है ना काफ़ी बार इंसानों पे, किसानों पे, कि वो एट द एंड सुसाइड कर लेते हैं. इतना ज़्यादा ये मतलब सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा उन पर कर्ज बढ़ जाता है. लक्ष्मी विल लर्न दैन बी एबल टू इरीगेट लैंड. हर
सॉरी हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन। और हाँ, और प्रोडक्शन बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है कि हम मल्टी क्रॉपिंग करें कि जिस सीज़न में जो क्रॉप उगेगी उस सीज़न में वो क्रॉप को उगाया जाए। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टर ऑफ द वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द 2 पीपल फॉर 50 डेज। अगर सपोज करो कि अगर हमने कोई भी क्रॉप उगाई तो उसमें हम अकेले तो नहीं कर सकते ना, तो हमें एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करो हमने 50 दिन के लिए भी किसी 2 इंसान को एम्प्लॉयमेंट दे दी, काम पे रख लिया, इंक्लूडिंग सोइंग या फिर कुछ पानी वानी डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है, काटनी है फसल, देख रेख करनी है, उसके लिए भी। सो 2 more मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन देयर ओन फील्ड। तो वो क्या कहलाए जाएंगे, वो एक एम्प्लॉयड कहलाए जाएंगे। और फिर एट द एंड उनके पास भी क्या होगा, अर्निंग होगी अपने फैमिली के लिए। ना सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स। तो इरीगेशन कर, अब देखो वही चीज़ है, इरीगेशन करने के लिए आप डैम वगैरह लगा दो, कैनाल्स वगैरह बना दो, इरीगेशन ट्यूबवेल्स वगैरह कर दो, तो वो सब चीज़ की वजह से डैम्स वगैरह होती है। तो जो वहाँ पे नियर के जो भी लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हो, जो इरिगेशन के लिए पानी आता है वो होता है अंडरग्राउंड से। तो अंडरग्राउंड की लेवल, अंडरग्राउंड में जो पानी है वो क्या होता है, उस वजह से डिक्रीज़ होता चल जाता है, जिसकी वजह से एक हमारा क्या हो जाता है, कंसर्न हो जाता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न हो जाता है। तो आप जितनी भी अच्छी चीज़ करो उसके पीछे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट आते हैं, बट हमें वो चीज़ करनी होती है क्योंकि उसका पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है, इस वजह से हम वो चीज़ करते हैं। This could lead to the lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem for underemployment। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास वो सफ़र नहीं करेंगे। कि सपोज़ करो कि अब किसी ने छोटी सी ज़मीन पे काम किया और उसकी इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई, बट उसको कुछ अमाउंट ऑफ इनकम मिली। अब ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी नहीं मिलता, कुछ अमाउंट ऑफ इनकम मिली, बट अगर कम इनकम मिलेगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो क्या ही हाथ में आएगा। बट अगर अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, इनकम अच्छी खासी होगी, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हुई तो कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा, वो वाला बस है। तो उससे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ना सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। कि लक्ष्मी जैसे और भी फार्मर्स होंगे ना, ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब वो सब तो अपने पास नहीं रखेंगे, जाहिर सी बातें बेचेंगे। फॉर दिस दे मे रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट टू देयर प्रोडक्ट टू बी नियरली टाउन। और जिसकी वजह से क्या चाहिए होगा, उनको कुछ चाहिए ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुछ गाड़ी, ऑटो, बस वगैरह, कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ चाहिए। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज क्रॉप्स और make better rural roads so that mini truck reach everywhere, several farmers like Lakshmi who know have access to water can continue to grow and sell these crops। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे किस में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, तो क्या होगा, जो लक्ष्मी जैसे और भी फार्मर्स होंगे वो जो अपना प्रोड्यूस करेंगे, अगर सरप्लस प्रोड्यूस होगा तो उसको स्टोर करके रख लेंगे, और अगर प्रोड्यूस हो गया अच्छा खासा तो उसको ट्रांसपोर्ट करके क्या करेंगे, गांव के आसपास वाले इलाकों में बेच देंगे, जिससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। और जब उनने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ करा तो कौन सी सेक्टर बढ़ेगा, टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना लिंक्ड होती हैं। These activities can provide productive employment to not just farmer but also others such as service like transport और trade। तो जिसकी वजह से जो लोग ऑटो वगैरह चला रहे हैं उनको भी क्या मिल जाएगी, एक तरह का काम मिल जाएगा, काम मिला, इनकम मिली, मतलब उनकी फैमिली जी सकती है, मतलब जीना मतलब बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर सकती है। और वो क्या कहलाए जाएंगे, एम्प्लॉय कहलाए जाएंगे, अदर देन अंडर एम्प्लॉयमेंट। Lakshmi's need to be confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment, pump sets to drawn water। तो ये सब चीज़ें एक बेसिक्स जो फार्मर होता है उनको ये सब बेसिक्स चीज़ें चाहिए होती हैं। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दिस। गरीबी की वजह से वो इतनी सब चीज़ें तो खरीद नहीं सकती। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसकी वजह से अब ये सब चीज़ें ज़रूरी है तो ये चीज़ तो भाई आपको लेनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स क्या कर लेते हैं, मनी लैंडर से उधार ले लेते हैं और जिसके रिटर्न में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इफ़ द लोकल बैंक उनको अगर क्रेडिट करने लग जाए एक तो रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देने लग जाए, तो शी विल एबल टू बाय ऑल दिस इन द टाइम ऑफ कल्टिवेटेड हर लैंड। तो उस टाइम पे जब उसके लैंड की कल्टिवेशन करनी होगी तो वो ये सारा सामान खरीद लेगी।
This means that loan with the water also need to provide cheap agriculture credit to the farmers and improve to farming to improve. जिसकी वजह से क्या होगा, इंसान अपने फार्म के लिए, अब जाहिर सी बात है इंसान अपने लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा होता है, तो ठीक वैसे ही फार्मर्स क्या करेंगे, चीप रेट पे अपना एक इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे, ऐसे काफ़ी सारी मशीन्स लाएंगे, फर्टिलाइज़र लाएंगे, पेस्टिसाइड्स लाएंगे, ताकि उनकी जो फसल है वो ख़राब ना हो और अच्छी खासी ग्रो हो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वी शैल लुक एट दिस, ये चैप्टर 3 में हम लोग मनी और क्रेडिट के में भी देखेंगे क्या होता है, मतलब बैंक से क्या क्रेडिट, क्या लोन, ये सब चीज़ हम चैप्टर 3 में देखेंगे। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote the local industries and services in semi-rural area where a large number of people may be employed. अब ऐसा नहीं है ना सब लोग उसमें एग्रीकल्चर में लग जाएंगे, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करेगा। तो गवर्नमेंट को जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, जो छोटी छोटी शॉप्स होती है, उन सब पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंसेस, सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइडेड टू ग्रो आहार एंड चिकपी, पल्स क्रॉप है कोई, क्या कहते हैं, फार्मर ने डिसाइड कर दिया आहार और ये ग्रो करने के लिए। सेटिंग अप अ दाल मिल टू procure and process these and sell in cities in such example. अब उन्हें जो भी दाल मिल की क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और अपने पास की सिटीज़ में जाके बेच देगी। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू स्टोर देयर प्रोडक्ट लाइक पोटैटो, ऑनियन, सेल देम प्राइस इन गुड प्राइस। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ होंगी तो सब्जियां वगैरह क्या होते हैं, एक दिन में ख़राब पड़ने लग जाती हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे स्टोरेज हाउस पे जो कि ठंडा हो, जिसमें हम सब्जियां रखें तो 3-4 दिन तक चल जाए। और उनको अब क्या होता है ना, जब हमें पता चल जाए कि अगले दिन सामान ख़राब हो जाएगा, तो हमें जो भी जिस रेट में प्राइस मतलब कि बेचना पड़ जाए तो बेचना पड़ता है, चीप से चीप वेजेस पे भी प्राइस जो अपने सामान है उसको बेचना पड़ता है। जैसे कि राखियों का सीज़न आता है, तो जितनी भी राखी होती है उससे पहले बिक जाती है। तो जिस दिन राखी का दिन होता है उस दिन ना जो भी दुकानदार होते हैं वो चीप रेट पे भी राखियाँ बेच देते हैं, ताकि क्योंकि उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं रहता इस वजह से। तो जब तक जिस चीज़ का यूज़ होता है उसके तब तक इंसान क्या करता है, अच्छी खासे अमाउंट पे बेच देता है। जब उसको पता चलता है इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो उसको चीप रेट पे क्या करता है, निकालना शुरू कर देता है। तो ठीक वैसे ही जो सब्जियाँ वगैरह होती है उसके लिए एक अच्छा स्टोरेज होना चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो सब्जियों को रख सके, वो ख़राब ना हो। इस चीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि जब वो उसको अगर 2-4 दिन भी रहेगी तो इंसान क्या करेगा, उसको इतने कम दाम पे नहीं बेचेगा जितनी उसकी मेहनत लगी है, ठीक है। मतलब उसकी मेहनत, कम से कम मेहनत तो वसूल हो जो उसने लगाई है। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर वेयर फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। हम हनी कलेक्शन सेंटर भी खोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किसान शहद निकालने का भी काम करते हैं, तो वहाँ जाके वो लोग बेच सकें। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज थ्रू प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टबैको, फ्रूट्स सोल्ड आउटसाइड द मार्केट। तो सिंपल सी बात यहाँ पे इतनी सी हो रही है कि आपके पास एक अच्छा स्टोर हाउस होना चाहिए, जो भी लोकल चीज़ है उसको रखने की लिए जगह, उसको बेचने की जगह, सब चीज़ होनी चाहिए। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरिया, ऑल्सो नॉट नेसेसरी इन अ लार्ज अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज वगैरह खोलो, ताकि जो फार्मर्स है अपने गाँव में ही बेच दें, और जिनसे उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचा। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो ही तो आप बेच पाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज 5 to 29। 60% पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में बिलोंग करती है। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे आती है एजुकेशन की। अगर आप अभी भी कुछ ऐसी सोच देखते हो अपने सोसाइटी में जो कि बहुत ज़्यादा खिलाफ होती है लड़कियों की, बट स्टिल इधर जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, एजुकेटेड बच्चे होते हैं ना, उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी है। आज के टाइम पे ना लोग जेंडर, कास्ट और रिलीजन इन सब को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। बट पहले के टाइम पे आप देखोगे वो लोग बहुत ज़्यादा करते थे कि जो लोअर कास्ट का होता है घर में नहीं घुसने देते थे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
एजुकेशन की वजह से हमें पता चलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, वो कर्म के हिसाब से होते थे, आपकी पैदाइशी के हिसाब से कभी भी जातियों को डिवाइड नहीं किया जाता था। तो ये जो हमने बताया, ये जो 5 से 9 एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में अवेलेबल है, उसमें से केवल 51% ये लोग हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते हैं। द रेस्ट आर नॉट, जो बच्चे कुछ है वो नहीं करते। दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर। तो जो बच्चे कुछ लोग हैं या तो अपने घर में काम पे लगा देते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं होता उनके पढ़ा सकें, या फिर वो लोग क्या कर देते हैं, चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जो कि आप होटल वगैरह में देखते हो ना, किसी ढाबे वगैरह, छोटू जो होता है वो एक माइनर होता है, उसका टाइम होता है उस टाइम पढ़ने का, बट वो चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहा होता है। And these children are not are to attend school, we able to require more buildings, more teacher and other staffs। अब ये ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में बच्चे या पेरेंट्स की गलती है। हमारे पास अच्छे टीचर्स भी नहीं है, हमारे पास स्कूल्स भी नहीं है, हमारे पास स्टाफ्स भी नहीं है इतने अच्छे खासे। अ स्टूडेंट कंडक्टेड बाय अ erstwhile planning commission नीति आयोग estimate a early 90 lakh job can be created in the educational sector alone। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन को पहले नीति आयोग कहा जाता था, तो उनने क्या किया था, एक एस्टीमेट लगाया कि 20 लाख जॉब वो लोग क्रिएट करेंगे एजुकेशनल सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात, क्रिएट जॉब वगैरह ये सब तो बिल्डिंग वगैरह खड़ी करना ठीक है, बट उसमें क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। और सबसे बात सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली छोटी जितनी भी बच्चे, तो उधर सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी का होना चाहिए। इमारतें खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, लाखों करोड़ों इमारतें खड़ी कर दो, सबसे बड़ी बात होती है उसमें क्वालिटी एजुकेशन, और उससे भी बढ़िया बात होती है उसके अंदर सिक्योरिटी, ठीक है। सिमिलरली वी आर एबल टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन। हमें हेल्थ केयर पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। अब आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपने आप बता दोगे, गवर्नमेंट में डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहा, वहाँ पे तो नचाते ही रहते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। प्राइवेट में आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है, पर पैसे इतने ज़्यादा होते हैं इंसान की किडनी बेचनी पड़ जाए। तो ये सब चीज़ों पे ना हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी इतना इफ़ेक्टिव बना दे कि लोग प्राइवेट की तरफ देखने से पहले गवर्नमेंट में ज़रूर जाएं, ठीक है। These are some ways through which we create job. We should able to address employment aspects of development taking chapter 1। तो हमने चैप्टर 1 के अंदर एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट्स को देखा था। और सबसे बड़ी बात होती है यार, आपको ये वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। डॉक्टर ज़्यादा होंगे तभी तो डॉक्टर इलाज कर पाएंगे, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए। और सबसे बड़ी बात इस समय मेरे लिए सबसे बड़ी बात है भाई कि सिक्योरिटी, जिसको भी आप रख रहे हो ना, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ वॉलेंटियर, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, इट शुड बी अ गुड मैन। मतलब कि गुड मैन इन द सेंस कि आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, किसी भी कोई भी ऐरे गहरे को मत रखो। अब जो हमने केसेस इतने चल रहे हैं, रेप केसेस और जो भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उसमें सबसे पहला कोई दूर से ग्रस्त से दूर से मतलब दूर से इंसान नहीं आता, वो ही के लोग होते हैं। तो यू शुड हैव टू चेक आउट कि जो आपने लोग रखे हैं वो लोग सही हैं भी या नहीं, ठीक है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दैट एरिया। तो हर एक स्टेट, हर एक रीजन के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो अपने एरिया में तो एटलीस्ट पीपल को एम्प्लॉय कर सकें, मतलब छोटे मोटे काम, और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए उस लेवल के काम क्रिएट कर सकें। हर चीज़ पे ना गवर्नमेंट पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पे डिपेंड मत रहो। देखो गवर्नमेंट है वो भी, उसके अंदर भी इंसान है, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अब अपने अभी की जो रिसेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। देश के बाहर देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, देश के अंदर भी काफ़ी सारे काम किए हैं, बट स्टिल हमारे को ये शिकायत होती है। सबसे बड़ी अभी जो शिकायत चल रही है वो है सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स, कि भाई लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो डाउट है, बट आप अपने लेवल पे भी तो कुछ काम करो ना। आप गवर्नमेंट को तब दोषी ठहरा सकते हो जब आपने काम किया हो और उसको सक्सेस नहीं हो पाया हो ड्यू टू द गवर्नमेंट। अब लड़कियों की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है अपने इंडिया में, तो उसके लिए आप अपने लेवल पे एक आपको कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आनी चाहिए। भाई अभी तक नहीं करी तो अब सीखो ना। प्रमोटिंग वल्गरिटी इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग की सेफ्टी और कल्चर, ये सब चीज़ें, मतलब
मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जैसे कि जो अभी जो केसेस चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी होता है, क्योंकि उस पर आप वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा फैला देते हो ना कि इंसान फिर उस नज़रिए से ही लड़कियों को देखने लग जाता है। तो काफ़ी सा फैक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, काफ़ी सारे फैक्टर है, बट स्टार्ट एट द इनिशियल लेवल। ठीक है गाइस, तो आप मुझे और भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या मेजर्स हम ले लें। चलो टॉपिक पे आते हैं। इट कुड बी टूरिज़्म, रीजनल क्राफ्ट। तो क्या कहते हैं, हमें जो निजी लेवल पे जो होते हैं ना, जैसे टूरिज़्म को हमें प्रमोट करना चाहिए। रीजनल क्राफ्ट जो लोगों जो मैन मेड चीज़ें आती है ना, जो हाथों से बनाते हैं, वो देखा होगा मैंने, साउथ में ज़्यादातर देखा है कि वो लकड़ी से बास्केट बना दी, या फिर ये सब चीज़ों को ना प्रमोट करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़, आईटी सेक्टर्स, ये नई नई सर्विसेज जो आ रही हैं, ये सब को प्रमोट करना चाहिए, कर भी रही है, काफ़ी हद तक हमारी गवर्नमेंट ने किया भी है। ठीक है, सम ऑफ दिस कुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कुछ आप अपने लेवल पे भी स्टार्ट करो ना। जैसे अभी आप बच्चे हो, ठीक है, अभी तो आपका मेन काम तो पढ़ना होता है, तो वो आप कर सकते हो, बट उसके साथ साथ कुछ आजकल गेमिंग, अब मैं ये नहीं कह रही कि पूरा गेमिंग में घुस जाओ, बट गेमिंग को आप एक फैक्टर बना सकते हो अपना इनकम के लिए। एक ना ऐसा नहीं होता कि जो आप काम कर रहे हो उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, बेस्ट है अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, 10th के बोर्ड्स वगैरह भी होते हैं, बट एक ना कुछ एक एक्सटर्नल सोर्स भी रखो अपने पास, कि आप जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो आप ये चीज़ कर सकते हो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, जिसको हम कहते हैं। तो वो सोर्स ऐसा नहीं होता कि टाइम पास करो, रील स्क्रॉल करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसी चीज़ करो जो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, कुछ क्रिएट कर दिया आपने, कुछ सोचा है किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में अपने ओपिनियन भी शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। और कुछ आपने इन्वेंशन करी, तो ये सब चीज़ें ना कर सकते हो। बच्चे ही होते हैं जो इतने अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। ठीक है, the same study planning commission says that if tourism as a sector is improved every year we can additionally employ more than 35 lakh jobs। तो प्लानिंग कमीशन ने बताया कि अगर हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके वजह से 35 लाख पीपल एम्प्लॉयड हो सकते हैं, मतलब इतनी जॉब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement। और ये रातों रात होने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगता है। अभी जो पुरानी वाली मानसिकता को लिया जाए और अभी की मानसिकता में लोगों को परिवर्तन दिखता है, मतलब काफ़ी लोग चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। लोगों की सोच पीरियड ऑफ द टाइम सुधरेगी, इसमें टाइम लगता है। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड टू क्विक मेजर्स। पर शॉर्ट टर्म के लिए अब उतना लंबा समय तो नहीं है ना, उतने जितना लंबे समय के लिए इम्प्लीमेंट होगा उतने लंबे समय के लिए तो इंसान ही नहीं जिएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ इम्प्लीमेंट किया है। इसमें क्या है, इज़ अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इट कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि हम कहते हैं मनरेगा। अंडर मनरेगा all those who are able and are need in work in rural area are granted 100 days of employment in every year by the government। जो इंसान काम कर सकता है, काम करना चाहता है, काम करने की इच्छा है रूरल एरिया में, उसको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। If the government fail in its duty to provide employment, it will give underemployment allowance to the people। अगर गवर्नमेंट वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या देगी, अलाउंस देगी। This type of work that would in future help to increase the production from land will give a preference act under the act। तो ये एक क्या कहते हैं, फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। जो काम, ऐसे काम जो कि लैंड की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करे, इंक्रीज़ करे, बढ़ाएं उसको, वो काम दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा अंडर दिस एक्ट। जैसे कि गड्ढा खोदना हो गया, रोड बनाना हो गया, और क्या होता है ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पे आप देख लो ना, जो भी काम होते हैं जिसके वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ लैंड है वो इंक्रीज़ होने में मदद करे, ऐसे काम आपको गवर्नमेंट देती है। जाहिर सी बात है, आपको आईटी सेक्टर में जाके तो बैठाएगी नहीं, तो इसमें वही लेबर्स होते हैं, वही काम वाले लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं।
कैजुअल लेबर्स जो होते हैं ना वो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 100 दिन का आपको काम देती है, बाकी रेस्ट ऑफ द डे आप भी कुछ करो, सारा गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। 100 दिन का काम देती है, अगर वो काम देने में असमर्थ हो जाती है, फेल हो जाती है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। ठीक है, यहाँ पे ये दो स्टोरी आप पढ़ लेना। आगे मैं इस जो दिया है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो आपको बताती हूँ। डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। देखो यहाँ पे वैसे स्टोरी क्या है, ये एक कांता है, ये कांता है। तो ये क्या है, इसकी जो काम है वो नहीं होती कॉर्पोरेट जॉब्स, वैसी है। 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करना होता है, रेगुलर सैलरी होती है, हर मंथ सैलरी आती है इसको, अच्छी खासी फंड्स वगैरह होते हैं, जो वो नहीं होते क्या कहते हैं, बोनस वगैरह, वो सब मिलते रहते हैं, मेडिकेयर फैसिलिटीज़ है, अलाउंसेस मिलते हैं, ऑफिस संडे को ऑफ रहता है, हॉलीडेज़ भी मिलते हैं। तो ये सब इसकी वर्किंग कंडीशन, मतलब जो एक कॉर्पोरेट जॉब को होता है, सिंपल सी बात वो होती है। कमल जो है वो इसका नेबर है, पड़ोसी है। इसके पास डेली वेजेस वाला कोई शॉप नहीं है, मतलब यहाँ पे इस दुकान पे काम करता है। दुकान वाले का जब मन करे, मतलब अगर इसको ऐसे दिमाग में इच्छा है कि अब कमल अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको निकाल देगा। 7:30 बजे जाता है, 8 बजे तक रात के काम करता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है। कोई अलाउंस नहीं है, कोई छुट्टियाँ नहीं है, कोई वो नहीं है आपको हॉलीडे में बनाने जाना पड़ेगा शिमला, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई सिक्योरिटी ऑफ द जॉब भी नहीं है, सीधी सी बात। देखो अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द जॉब है, आपको ऐसे कोई भी कभी नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। कांता वर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो कांता का क्या है, सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर दोज इंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अज्यूम्ड वर्क। वहाँ पे जो उसका काम है वो रेगुलर काम है, हर दिन उसको काम करना होता है, छुट्टियाँ भी मिलती है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ सिस्टमेटिक वे में है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ गिवन बाय द वेरियस लॉ सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, ये सब मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से अगर लिंक्ड हो जाता है तो जो भी लॉ या फिर जो भी रूल्स गवर्नमेंट बनाती है तो वो सब उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इसको ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, उसका क्या है, फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। सम ऑफ these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they have to be register themselves with the government and follow the rules and regulations. तो some of these people may not be employ anyone, और ऐसे जो लोग होते हैं वो तो एक तो किसी को एम्प्लॉय नहीं करता, मतलब ये अगर एम्प्लॉय है तो यही एम्प्लॉय है, ये अपने चाचा ताऊ भांजी भूंजी किसी को भी अपने साथ एम्प्लॉय नहीं कर सकती। उसको एम्प्लॉय करने के लिए वही एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह देना होगा, जो भी इसका प्रोसीजर होगा इसकी जॉब लेने का, वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लोग क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होते हैं, इनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो सब इनको फॉलो करने पड़ते हैं। वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनके पास एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे जब निकाल दे इनको। दे आर एक्सेप्टेड टू वर्क ओनली है फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, इनकी जो काम करने का जो टाइम है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। They also get several other benefit from the employer. If they work more, they have to paid overtime by the employer. हाँ, अगर उन्होंने ज़्यादा काम किया, मतलब जैसे कि अब टाइम तो फिक्स्ड है, बट उन्होंने ज़्यादा काम किया तो उनके जो एम्प्लॉयर होंगे जिनने उनको एम्प्लॉय कर रखा है उसको ओवर टाइम के पैसे दे देंगे, है ना, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं। दे गेट पेड लीव्स पेड होती हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेटिट्यूड एक्सेट्रा। दे आर सपोर्टेड टू गेट मेडिकल बेनिफिट एंड अंडर द लॉ फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कि अब नहीं है। व्हेन दे आर रिटायर्ड दे वर्क पेंशन एज वेल। तो इनके पास सब चीज़ होती है, अच्छा खासा पानी, अच्छी खासी फैसिलिटी, अच्छी खासी मेडिकेयर फैसिलिटीज़, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कि हमें और करने की ज़रूरत है। खैर,
रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिल जाती है अच्छी खासी, तो एक आइडल जॉब जैसी है, सिंपल सी बात है। अब कमल जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? बाय स्मॉल एंड सेक्रेटेड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एक अनऑर्गेनाइज जो कि नाम ही बता देता है, जो कि जिसमें कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है और इसको गवर्नमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं होता, ठीक है। दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट दे आर नॉट फॉलो। उधर रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट, खैर जो भी गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है सब लोग को फॉलो करना पड़ता है, बट ये लोग ना भी करें तब भी चल जाता है। जॉब्स हेयर आर लो पेड, नॉट रेगुलर। जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं, जितनी जो सैलरी उन्होंने डिसाइड करी है उसी वही उतनी ही आपको पेड मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम करने का कोई मतलब नहीं है। पेड लीव्स नहीं है, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, मैंने कहा आपको। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, अगर उनको लगेगा आपको निकालना तो निकाल देंगे, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। When there is less work such as during some condition people may ask to leave, जैसे कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को अपने काम से निकलना पड़ गया था। A lot also depend on the fames of the employer. This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on street, doing repair work. तो जो छोटे एम्प्लॉयमेंट होती है ना, उसमें जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर ऐसे मतलब इस सेक्टर से बिलोंग कर रहे होते हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन लैंड एंड हायर लेबर्स एज दे रिक्वायर्ड। तो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं अपनी ज़मीन पे, अगर उनके पास छोटी ज़मीन है तो अपनी ज़मीन पे काम हो गया तो वहाँ चले गए काम करने, या फिर जो उनके फैमिली के अदर लोग होंगे वो कर लेंगे वहाँ पे काम, है ना। तो ये सब चीज़ होती है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अगर जो मन चाहे जब मन चाहे तब निकाल देगा तो भाई वो तो सब बिना सैलरी दे के भी निकाल देगा। मतलब उसने एक दिन, उससे सपोज करो एक दिन ज़्यादा काम था, एक दिन उसने हायर कर लिया, अब वो दूसरे दिन काम ही नहीं था, उसने निकाल दिया, तो ऐसे वो इंसान कहाँ जाएगा? तो भटकते रहेगा दर से दर। तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर मस्ट साउट आफ्टर, but the employment opportunity in the organized sector has been expanding very slowly. ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वो है ना अपनी जॉब, वो बहुत कम ही एक्सपेंशन है, मतलब उसको वो बहुत कम एक्सपेंड हो रही है। इट इज़ आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect labor. अच्छा, as a result, a large number of workers are forced to enter unorganized sector jobs which pay a very low salary. तो क्या कहा गया है? They are often exploited and non-paid fair wages. They are earning a low and not regular. Their job are not secure and have no benefits. तो कहा गया है कि जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना जॉब वैकेंसी बहुत कम है, तो उसकी वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ता है अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने के लिए। और क्या बात है कि यहाँ पे दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू एविगेट टैक्स एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो। जो वो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वो जो लॉज बनाते हैं ना उसको ना रिफ्यूज़ ही कर देते हैं भाई। कि जैसे काफ़ी सारे कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे दुकानदारों ने अपनी दुकान खोली थी, है ना, चोरी छुपे जिसको कहते हैं ना, वो सब काम सब किया था जो अनऑर्गेनाइज थे भाई। क्योंकि वो फिर खाएंगे क्या ना, खाएंगे नहीं तो फिर देंगे क्या? देंगे तो छोड़ो, जो जिनको देना था उनको तो निकाल ही देता खैर काम से, ठीक है। Since the 90s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. तो large number of workers ने क्या कर दिया था, उनको जॉब से निकाल दिया था ऑर्गेनाइज सेक्टर में। These workers are forced to take up job in unorganized with low earning. तो इनको क्या करना पड़ा? फिर जब जॉब से निकाले तो भाई घर के पालन पोषण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो लोग चले गए थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए कम पैसों में। Hence, beside the needs of more work, there is also need to the protection of the support of the workers in the unorganized sector. तो इसमें क्या कहा है ये ना, नॉट ओनली अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो कि अब मिल गई है, ठीक है। अब तो है आपके पास जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हु आर दीज वर्नेबल पर्सन हु नीड्स प्रोटेक्शन? कौन है ऐसे लोग जिनको प्रोटेक्शन की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है?
रूरल एरिया में देखा जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल लेबर, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस। तो जो रूरल एरिया में देखा जाए तो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो स्मॉल लेबर है, मार्जिनल लेबर है, शेयर क्रॉपर्स है, आर्टिशंस हैं, इन सब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। 80% तो ऐसे लोग हैं। दिस फार्मर नीड टू सपोर्ट थ्रू एडुकेट फैसिलिटी और टाइमली डिलीवर टू सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केट आउटलेट्स। तो इन लोगों का क्या करना था, टाइमली सब कुछ करना ही पड़ता और उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती है ना। तो ये सब लोगों के पास क्या, जॉब सिक्योरिटी कम होती है। अर्बन एरिया में देखा जाए कौन है ऐसे लोग, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो हैं, कैजुअल वर्कर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। मतलब ट्रेड जो वो नहीं होता जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनको लगेगा जिसकी गाड़ी चलाते हैं, सपोज करो कि वो नहीं होते कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, सब्जी वगैरह लेके गए, तो उनको लगेगा ड्राइवर चेंज करना, कर देंगे भाई, दूसरा आ गया, दूसरा कोई उनके खानदान से हुआ तो उसको बिठा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हेड लोड लेबर हो गए, गारमेंट मेकर्स, रेग पीकर्स, ये सब लोग क्या आते हैं, वर्नेबल हैं, इनको कभी भी जॉब से निकाल जाया सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केट आउटपुट। द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन नीडेड टू प्रोटेक्ट देयर जॉब्स। We also find that majority of the worker from SC, ST backward community find themselves an organized sector, ठीक है। Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination, protection and support of unorganized workers and thus necessary for the income and social डेवलपमेंट। और जो ये लोग हैं SC, ST बैकवर्ड, इनको तो भाई दोनों जगह से मार पड़ रही है। मतलब एक तो इनके पास जॉब भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हैं वो अलग। तो ये सब चीज़ पे क्या करना, गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना पड़ेगा, इनकी जॉब सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, मतलब कि इनके पास जॉब सिक्योरिटी रहे, ये चीज़ उनको इंश्योर करनी पड़ेगी। ये था एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक आता है ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जो कि बहुत कॉमन है, नाम से पता चल जाता है। अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू सेक्टर वुड बी बेस्ड ऑन द ओन असेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी एजेंट्स। ओनरशिप के बेसिस पे भी होता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही होती है वो होती है हमारी पब्लिक सेक्टर, और जो इंडिविजुअल दे रहा होता है प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी, वो होती है प्राइवेट सेक्टर। रेलवेज, पोस्ट ऑफिस इज एन पब्लिक सेक्टर, वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा स्टील इंडस्ट्री हो गई, टिस्को हो गई, RIL प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिवेट टू अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जो उनकी गाइडलाइंस होती है, उनको मोटिवेट करती है कि भाई हमें प्रॉफिट, मतलब उनका बेसिकली फंडा सारा प्रॉफिट पे होता है, उनको कोई वेलफेयर की पड़ी नहीं होती है, लोग की वेलफेयर ये पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है कि लोगों का वेलफेयर ज़रूरी है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, उनको बस अपना प्रॉफिट की पड़ी होती है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल एंड कंपनीज। ऐसा भी नहीं है जैसे टाटा जी हैं, वो तो भैया बहुत ज़्यादा वेलफेयर पे काम करते हैं लोगों के। तो बेसिकली जो थोड़ा जो पब्लिक वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, मतलब पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, तो उनको तो जो करना है लोगों के लिए करना है। बट प्राइवेट वाले, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट वाले, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बट कुछ अच्छे निकल जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other way to meet expenses or services rendered by it. तो टैक्स वगैरह के, अब भाई गवर्नमेंट अपने जेब से थोड़ी ना पैसा देगी, मिनिस्टर्स अपने जेब से थोड़ी ना पैसा देंगे, तो जो टैक्स वो लोग कलेक्ट करते हैं, उसी टैक्स के पैसों को वो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड एज अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। What are these activities? Why do government spend on such activities? Let us find out. तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोग मॉडर्न डे में देखते हैं, यानी कि आज के दिनों में देखते हैं। क्यों गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ऐसा क्या बोलते हैं, स्पेंड कर रही है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड दिस सोसाइटी एज अ होल।
काफ़ी सब चीज़ें जो कि हमारी सारी सोसाइटी को चाहिए, विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड अ रीज़नेबल कॉस्ट, जो कि प्राइवेट सेक्टर रीज़नेबल कॉस्ट पे नहीं देते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो होते हैं चीप लेवल पे आपको इलाज मिल जाएगा, बट पब्लिक उसमें जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो भाई साहब एक तो इतना हाई फाई उनके पैसे होते हैं, फ़ीस, एंट्री फ़ीस, फिर बेड फ़ीस, फिर ये फ़ीस वो फ़ीस, मतलब इतने ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि पूछो मत। तो उधर तो भाई जो अमीर होगा या फिर जो हाई मिडिल क्लास वाला होगा वही जाने की सोच सकता है, गरीब इंसान तो कभी सोचेगा ही नहीं। वाई सम ऑफ दीज नीड spending large sums of money which beyond the capacity of private sector। तो क्या कहते हैं, हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, ऐसे अपने सोसाइटी में सेक्शंस हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के, ताकि वो उनको एक बेसिक फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड कर सकें। Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy, of course. Even if they do provide these things, they would charge a high rate of the use। मैंने बताया ना, पब्लिक में नहीं, प्राइवेट में लोग इस चीज़ पे जो चीज़ जैसे कि कोई भी बेसिक अगर आपको फैसिलिटी भी चाहिए तो उसके लिए हाई चार्ज करते हैं वो लोग। एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्वेस्ट, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन डेव्स। और अगर पब्लिक सेक्टर पे अगर ये सब चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रही है तो उसके लिए भी हाई चार्ज लगता है, कोई फ्री में करके नहीं देने वाला। दस गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेक सच हैवी एक्सपेंडिंग इंश्योर दैट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अगर ज़्यादा खर्चा भी आ गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है, बट लोगों को फैसिलिटी मिले ये सोच के चलती है। विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, कुछ एक्टिविटी जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेजेस। प्राइवेट सेक्टर भी तभी क्या कहते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा जब गवर्नमेंट का उसमें इंटरवीन होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचनी हो तो वो जो जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे जैसा उसको बेचोगे प्राइवेट टू प्राइवेट बेचोगे तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, बट अगर वही इलेक्ट्रिसिटी आप गवर्नमेंट को बेचोगे तो आपको इससे चीप रेट में भी वो लेने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसको किसको देनी है, पब्लिक को देनी होती है। Many units, especially small scale units, might have shut down. Government here steps in producing and supply the electricity at a rate which this industry can afford. The government उस इंडस्ट्री से चीप में ले लेती है, ताकि वो वही बात है कि ताकि वो इंसान को सप्लाई वहाँ के लोगों को सप्लाई कर सके। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और जो खर्चा अगर मतलब उसको लगाने में, इस्टेब्लिश करने में अगर खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो गवर्नमेंट को भाई अपने आप पे लेना पड़ता है, अपने आप से हैंडल करना पड़ता है। सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर एट फेयर प्राइस। तो फार्मर से वो क्या करती है, फेयर प्राइस पे ले लेती है। दिस इट स्टोर इन गोडाउन्स एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप। और लोअर प्राइस पे मतलब जो फार्मर से उसने लिया, तो जो फार्मर की रिक्वायरमेंट थी जितने पैसों की उतने में गवर्नमेंट ने लिया, बट वो राशन शॉप पे किस अमाउंट पे बेचेगी, उसको लोअर प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब इंसान भी उस चीज़ को खरीद सके। ये हमने चैप्टर 9 में देखेंगे। 9th की जो चैप्टर था फूड सिक्योरिटी में हमने देखा है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको फार्मर को भी सपोर्ट करना पड़ता है और कंज्यूमर को भी सपोर्ट करना पड़ता है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, जिन पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही पड़ता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऑफ इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल। हेल्थ पे, एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ही क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। वी मस्ट डिस्कस सम ऑफ दिस इशूज़ इन चैप्टर फर्स्ट, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग education, quality education, particularly elementary education, is duty of the government।
तो जो अब जैसे कि बीच बीच में स्कीम्स वगैरह शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर की, और अच्छी खासी एलिमेंट्री एजुकेशन देना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। इंडिया साइज इलिस्ट्रेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली वी आल्सो नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज चिल्ड्रंस आर माल न्यूट्रिशन एंड क्वार्टर ऑफ दैम आर क्रिटिकली इल। मतलब अपने इंडिया में काफ़ी सारे यानी कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस है जो कि माल न्यूट्रिशन के आ रहे हैं, जिनके अंदर जो खाना वो लोग खा रहे हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। मतलब उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है, क्रिटिकली बीमार पड़ते जा रहे हैं बच्चे। वी हैव रीड अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने पढ़ा था। उड़ीसा का 50 है, मध्य प्रदेश का 51 है, हाईएस्ट पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। Government also need to pay attention on the aspects of human development such as availability of safe water, drinking, housing facility for the poor and the food nutrition. It also the duty to government to take care of the poorest and most ignored region of the country through increasing expanding in such area. तो यहाँ सब पे ना गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट अगर काम भी करे तो करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि काम बढ़ने नहीं देता। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।